अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात हम करेंगे उज्जैन के महाकाल लोक की, जिसके दूसरे चरण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और कल महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण होने जा रहा है। इस दूसरे चरण में एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है जो मंदिर के पीछे खुलेगी और दर्शन के बाद दूसरी तरफ से भक्तों की भीड़ को मंदिर से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इस टनल के जरिए बाबा के भक्तों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल टनल का थोड़ा काम बचा हुआ है। लेकिन जब ये टनल शुरू होगी तो सबसे बड़ा फायदा बाबा महाकाल के भक्तों को होगा, क्योंकि सुरंग शुरू होते ही रोजाना 8 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे। खासकर त्योहारों के दौरान दर्शन के लिए आने वाली भीड़, भक्तों की भीड़ को इससे सबसे ज्यादा सहूलियत। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा महाकाल के दर पर रोजाना यूं ही आस्था का सैलाब उमड़ता है। कोई परिवार संग दर्शन और पूजन के लिए आता है तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ दर्शन के लिए खींचा चला आता है। ये सभी लोग महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज होने वाली भस्म आरती और विशेष श्रृंगार आरती को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। खासकर त्योहारों के मौकों पर तो महाकालेश्वर मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। और तो और, जब से महाकाल कॉरिडोर का पहला चरण शुरू हुआ है तब से तो बाबा के इन भक्तों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बाबा महाकाल में आस्था रखने वाले इन भक्तों को कल एक और सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात है महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण की, जिसके उद्घाटन की शुभ घड़ी आ चुकी है। आपने श्री महाकालेश्वर मंदिर की संरचनात्मक रचना देखी होगी, जिसमें बहुत ही कठिन प्रकार का एक ऐसा मार्ग रहता है जिससे दर्शनार्थी निकलते हैं। हमारे माननीय समिति के अध्यक्ष कलेक्टर साहब, हमारे प्रशासक संदीप सोनी जी और मध्य प्रदेश सरकार के एक ज्वाइंट वेंचर और विजन को लेके एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा नया निर्माण किया गया है, जिसमें 2 टनल बनाई जा रही है। लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान उसका कल उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो जिस तरह से अभी बहुत कम संख्या में दर्शनार्थी एक साथ दर्शन करके निकलते हैं, तो कम से कम 10 पंक्तियां नीचे की टनल से और 10 पंक्तियां ऊपर की, इस तरह से एट ए टाइम हजारों श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करके पुण्य लाभ ले सकेंगे। कॉरिडोर के दूसरे चरण में लोगों की सुविधा के लिए कई चीजों का निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें अंडरग्राउंड टनल की सौगात सबसे अलग है, क्योंकि इस टनल के शुरू होते ही रोजाना करीब 8 से 10 लाख लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। अभी फिलहाल करीब रोजाना 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, मगर त्योहारों के समय ये संख्या बढ़कर 2 से 2.5 लाख हो जाती है, जिससे मंदिर में दर्शन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। लिहाजा भक्तों की सहूलियत को देखते हुए इस अंडरग्राउंड टनल को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में बनाई गई ये सुरंग 250 मीटर लंबी है, जो मंदिर के पीछे से खुलेगी और दर्शन के बाद दूसरी तरफ से भक्तों की भीड़ को बाहर किया जा सकेगा। देखिए, मंदिर में अलग अलग समय, जैसे श्रावण का माह होता है, बहुत ही पवित्र माह है भगवान शिव की दृष्टि से। विशेष रूप से महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, ऐसे बहुत सारे पर्व आते हैं जब श्रद्धालु की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। अभी भी औसत 2 लाख के आसपास श्रद्धालु आते हैं, जिसमें शनिवार, रविवार, सोमवार को 2 लाख 3 लाख तक प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो प्रायः ये टनल हमेशा बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि औसत श्रद्धालु लगभग 3 से 5 गुना बढ़ चुके हैं।
महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण की लागत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें पार्किंग, नीलकंठ क्षेत्र, शक्ति पथ, अन्य क्षेत्र, महाराजवाड़ा परिसर समेत कई निर्माण किए गए हैं, जहां की गई हर छोटी छोटी सुविधा यहां आने वाले महाकाल के भक्तों को खुश कर देगी। उम्मीद जताई जा रही है कि महाकाल लोक का दूसरा चरण शुरू होते ही उज्जैन में धार्मिक पर्यटन और भी तेजी से बढ़ेगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम, जहां बीती रात लहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया। इस सैलाब से कई इमारतों, सड़कों और सेना के कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि इस फ्लैश फ्लड में 23 जवानों समेत 43 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। जिंदगी बचाने के इस मिशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को लगाया गया है। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही की ये तस्वीरें इस बार पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम से आई हैं, जहां लहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से हाहाकार मच गया। क्योंकि अचानक आए सैलाब से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर इसके पानी की चपेट में जो कुछ आया उसे तीस्ता नदी किसी तिनके की तरह अपने साथ बहाकर ले जाती चली गई। बड़ी बड़ी इमारतें, लोहे के पुल और सड़कें, सब कुछ फ्लैश फ्लड में तबाह हो गया। उत्तरी सिक्किम से आई तबाही की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सिहर उठा। 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला पहली ब्रिज, जेटी सामने रोड भी गया। बताया जा रहा है कि बाढ़ के बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से भी निचले इलाके में 15 से 20 फीट ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते सिंगतम के पास बारदांग में खड़ी सेना की कई गाड़ियां डूब गई और 23 जवानों के लापता होने की खबर है। इन लापता जवानों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ आर्मी की गाड़ियां पार्क थी, उसके साथ करीब 23 आर्मी पर्सनल और 41 आर्मी की गाड़ियां जो है वो भी मिसिंग बताई जा रही हैं। रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट फुल फ्लो में पूरा अभी जारी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आते ही वी विल शेयर इट विद यू। राहत और बचाव के इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही बीआरओ की टीम भी जुटी हुई है, जो जगह जगह सैलाब में फंसे लोगों को सही सलामत बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन रेस्क्यू के इस काम में मौसम का बिगड़ा मिजाज लगातार अड़चने पैदा कर रहा है। बावजूद इसके राहत टीमें बिना रुके जिंदगी बचाने की इस मिशन पर पूरी ताकत से लगी हुई है। खबर ये भी है कि अभी तक 80 लोगों को बचा लिया गया है। जिस तरीके से आप लोग वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, कितनी टीमें वहां पर लगाई गई हैं और ऑपरेशन में अभी कितना टाइम लगेगा? आज जैसे हमें सुबह खबर मिली कि एक सिक्किम के उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग जिले में क्लाउड बस्ट या झील बस्ट हुई है, तो हमारी 3 टीमें तुरंत रवाना कर दी गई। उनमें से एक टीम जो थी वो गैंगटॉक जिले में थी, जहां उसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और करीब 7 लोगों को उसने लाइव निकाला। उसके बाद वो टीम रैंगपोंग के लिए रवाना कर दी गई है। 2 टीमें हमारी स्टैंड बाई हैं, न्यू जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग, वेस्ट बंगाल। कितना सर वहाँ की सिचुएशन जो है अभी ग्राउंड पर जो कमांडर्स मौजूद हैं, जानकारी मिल रही है कि खराब है? आप लोग किस तरीके से वहाँ पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं? हम अपनी पूरी सक्षमता और तत्परता से उस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को कर रहे हैं। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी सिंगतम पहुंचे और उन्होंने यहाँ के हालात का जायजा लिया। वहीं सिक्किम से तीस्ता नदी का पानी अब जलपाईगुड़ी के निचले इलाकों में भी घुसकर तबाही मचा रहा है। ये तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ बैरेज है और यहाँ पर उस तरफ जहां आपकी नजर दूर दूर तक जा रही है पहाड़ों पर, वहां सिक्किम है और सिक्किम से ही जो ये जो फ्लैश फ्लड आया है तीस्ता के जरिए यहां तक पहुंच रहा है और यहीं पर डेड बॉडीज, इसके अलावा घर के जो सिलेंडर्स बह गए थे, दूसरे सामान बह गए थे, वो सब सुबह यहां पर काफी संख्या में मिले हैं। प्रशासन ने तीस्ता नदी के निचले इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है और अभी लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है।
सर ये क्या हुआ आज का घटना? तो ये अभी जो हमारे को रात को मैसेज मिला है वो नॉर्थ सिक्किम में कोई लेक आउट बस्ट हुआ है जी। उसकी वजह से तीस्ता रिवर में बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है। तो वो फ्लड हमारा जो है तीस्ता 5 के भी ऊपर से निकल गया है। तो अभी हमारे को नीचे जितनी भी लाइफ है नदी के किनारे को रहता है उनको सेव करना है जिससे कि कोई लाइफ का डैमेज नहीं हो और स्ट्रक्चर को हम सेव कर रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है नदी के किनारे से हट जाए और पानी कितना है अभी हम नहीं बता सकते हैं बट ये पानी काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए रिवर के किनारे कोई ना रहे और सब लोगों को बता के सबसे पहले अपनी लाइफ और जो है प्रॉपर्टी को सेव कर ले। सिक्किम के ऊपर से अभी संकट के बादल पूरी तरह से टले नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने सिक्किम के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। कलाईकुंडा एयरबेस से ऋतिक मंडल, जलपाईगुड़ी से अनुपम मिश्र और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से हुई तबाही पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको लिए चलते हैं जलपाईगुड़ी, जहां तीस्ता नदी का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ घुस रहा है और ऐसे में प्रशासन की टीमें किस तरीके से हालात से निपट रही हैं, देखिए मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र की रिपोर्ट। जलपाईगुड़ी में ये स्थिति है, यहाँ पर जो बांध है वो पूरी तरह से टूट गया है और ये सुबह 8 बजे के आसपास हुआ है जब पानी का फ्लो बहुत तेजी से उस तरफ सिक्किम है, सिक्किम से जब नीचे उतरा है फ्लैश फ्लड, उसके साथ जो पानी आया है, पानी के बहाव ने, पानी के फोर्स ने, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एम्बार्कमेंट था, ये जो यहाँ पर बांध था, पूरी तरह से टूट गया है और यहाँ पर प्रशासन की ओर से अभी कोशिश की जा रही है कि इस बांध को किसी तरह मरम्मत की जाए। युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है, हालांकि सुबह ही ये घटना हुई है लेकिन इसके बाद से ही ये काम शुरू हो चुका है। कोशिश की जा रही है किसी तरह बांध को वहां पर बनाया जाए क्योंकि ये जो पानी है लगातार बहुत तेजी से जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो पानी यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि काफी मलबा भी आ रहा है। ये मलबा जो है ये सिक्किम से पूरी तरह से नॉर्थ सिक्किम में जो तबाही हुई है, जो फ्लैश फ्लड हुई है, वो अपने साथ लेता हुआ आ रहा है। फ्लैश फ्लड में सबसे दुर्भाग्यजनक जो घटना हुई है वो सिक्किम के सिंगथांग में हुई है। वो दूर जो पहाड़ियां हैं वहां पर नॉर्थ सिक्किम है, वहां पर सिंगथाम में जो एक आर्मी की टुकड़ी थी और फ्लैश फ्लड में आ गई, वो 23 आर्मी के जवान लापता बताए जा रहे हैं। उस फ्लैश फ्लड में 23 आर्मी के जवान बह गए हैं, उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इंडियन आर्मी की ओर से। जो सिक्किम प्रशासन है उनकी ओर से, पश्चिम बंगाल प्रशासन भी काफी तत्पर है क्योंकि यहाँ पर सीमा लगती है। इसके बाद ये जो पानी है ये बंगाल में घुसता है, तीस्ता नदी का पानी, और यहीं पर मेन जो बह के जो चीजें आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ तैनात किया गया है, कोई भी किसी भी प्रकार का अघटन न घटे। इसके अलावा जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर जो बांध बनाने का काम है वो भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है जो ताकि जो पानी का फ्लो है उसको किसी तरह रोका जा सके। और अब बात भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैक्ट ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट तेजस के तौर पर मिली एक सौगात की करते हैं। देश के हर सेक्टर की तरह रक्षा क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना की आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी दूसरे देशों की जगह अपने यहां बनने वाले स्वदेशी लड़ाकू विमानों या रक्षा उपकरणों को शामिल करने पर जोर दे रही है। उसी का नतीजा ये है कि आज इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट यानी कि बेड़े में पहला LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर विमान शामिल हो गया है। इसकी खासियत क्या है वो भी बताते हैं आपको। ट्विन सीटर यानी कि 2 सीटों वाला ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तेजस के इस वर्जन का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा, जिससे उन्हें दूसरे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान चलाने के लिए जरूरी अनुभव मिल सकेगा। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। तेजस को बनाने के लिए एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर, कंपोजिट मटेरियल और टाइटेनियम एलॉय स्टील का इस्तेमाल हुआ है और इस वजह से मजबूत होने के अलावा तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का भी है और इसका वजन केवल 6560 किलोग्राम है। हल्के वजन की वजह से ये 1.6 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसी दौरान 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में तेजस सक्षम है।
2 सीटों वाले इस विमान की लंबाई 13.2 मीटर है, जबकि चौड़ाई 8.2 मीटर तो ऊंचाई 4.4 मीटर है, जिसकी वजह से उसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। हल्का वजन वाला 4.5 पीढ़ी का तेजस विमान किसी भी तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। अगर सेना को जरूरत पड़ी तो ये ट्रेनर विमान खुद को लड़ाकू विमान की भूमिका में भी ढाल सकता है। तेजस में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जिसकी वजह से आसमान या फिर जमीन से किए गए किसी भी तरह के हमले से बचाव होता है। तेजस में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लग सकती है, यानी कि जहां किसी फाइटर जेट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी ये विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर सटीक हमला करने में सक्षम है। ज्यादा दूरी होने पर भी हमले से जुड़ी सटीकता में कोई कमी नहीं आती। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते वक्त भी इस ट्रेनर विमान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। इसके लिए तेजस को सिर्फ 20,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करना पड़ता है। इसमें 6 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लग सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ले जाने में भी तेजस विमान पूरी तरह से सक्षम है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A के अलावा ट्रेनर विमान बना रही है, जिसे LT-5201 नाम दिया गया है, जबकि इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट भी कहते हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को LCA ट्रेनर के लिए पहले ही 18 ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनमें से 8 को 2023 से 2024 के बीच में वायुसेना को सौंपना है। बाकी बचे 10 एयरक्राफ्ट साल 2026 और 27 के बीच में मिलेंगे। यानी अब लाखों करोड़ों के रक्षा उपकरण विदेश से नहीं मंगवाए जा रहे, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनका निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है। सरकार की तरफ से रक्षा सामान खरीदने के लिए तय 85,000 करोड़ रुपए की पूंजी का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही खरीद पर खर्च किया जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े रक्षा उत्पादों को लेकर भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने में जुटा हुआ है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो सरकार की ये सोच है कि हमारा देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दूसरे देशों पर आश्रित न हो। देखिए, करीब 2 डिकेड पहले जो अटल जी ने नाम दिया था तेजस, वो फलीभूत हुआ। एरो इंडिया में मुझे भी आने का सौभाग्य हुआ पिछली बार। मुझे बेहद खुशी हुई कि चौधरी साहब जो हमारे बैठे हैं, जब उड़ा रहे थे तब हम देख रहे थे ऊपर किस तरह से तेजस को उड़ा रहे हैं। कितनी खुशी होती, गदगद होते हैं। यानी कि हमारे कितने ऊपर चले जाएं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी जब कहीं पर भी विपत्ति आती है तो हम खुद भी कमान संभाल सकते हैं। ये संदेश था उसमें, सारे पायलट के लिए संदेश था जब हमने उसको देखा। तो इसलिए मैं आज बहुत गदगद होकर आपको बधाई देता हूं। यह हमारी दशकों पहले प्रारंभ की गई यात्रा में LCA तेजस कार्यक्रम का अथक समर्पण और नवाचार अत्यंत प्रेरणादायी हम सबके लिए है। विश्व स्तरीय स्वदेशी लड़ाकू विमान से युक्त हमारी भारतीय वायुसेना को लैस करने के स्वप्न को लेकर LCA तेजस विमान के विनिर्माण की नींव रखी गई थी। यह एक ऐसा सपना था जिसे कार्यक्रम की शुरुआत में कई लोग बहुत महत्वाकांक्षी मानते थे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।